Hello friends and welcome to the Exams Made Simple, and we are back again with the Hindu complete newspaper analysis for 1st of August 2023. 1 अगस्त 2023 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। और थैंक्स फॉर कमेंटिंग यस्टरडे कि आप लोग को मेरा तरीका अच्छा लगता है, पसंद आता है, और उसी को हम कंटिन्यू करेंगे, वैसे ही कंटिन्यू करेंगे। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि जो भी एनालिसिस हो रहा है ना, उसके बाहर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी, है ना। और उस चीज़ पर बिलीव रखिए। आपको 25 मिनट का वीडियो मिल रहा है, 30 मिनट का वीडियो मिल रहा है, बिलीव रखिएगा और उसको रिवाइज करते रहिए। आपका काम है रिवाइज करना। रिवाइज करते नहीं हो फिर लास्ट में बोलते सर भूल गए थे, ये याद नहीं था, वो याद नहीं था। और छोटी छोटी बातें जो मैं बोलता हूँ ना, जैसे मैं कई चीज़ें बीच बीच में बोलता भी रहता हूँ, हो सकता है नोट्स में ना भी लिखा रहे तो भी मैं बोलता हूँ, और वो चीज़ें आप लोग क्या कर सकते हैं कि उसको एटलीस्ट लिख सकते हैं। और आज से 1 अगस्त का दिन है, तो वी विल बी स्टार्टिंग विद द नोट्स ऑल्सो। मैं आज से नोट्स आपको प्रोवाइड करना शुरू कर दूंगा। आई वॉज वेटिंग फॉर द फर्स्ट डे ऑफ द मंथ, तो फ्रॉम टुडे वी कैन स्टार्ट दैट, है ना। तो आप लोग को मिल जाएगा वेबसाइट पे, मैं अभी आपको भेज दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप के नीचे लिंक है और हमारे इंस्टाग्राम थ्रेड्स की लिंक है, तो आप वहां से पहले ज्वाइन कर लीजिए, वहां इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। 1 अगस्त का दिन है, पहले स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस के साथ। ऑब्वियस सी बात है, सबसे पहला सवाल आपको दिख रहा होगा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू सेल फ्री डीएनए। तो सेल फ्री डीएनए के रिगार्डिंग मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, कोशिश करिएगा आंसर करने की। पहला स्टेटमेंट कह रहा है, सेल फ्री डीएनए आर द फ्रेगमेंट्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड दैट आर प्रेजेंट इन द सर्कुलेटरी सिस्टम। दूसरा लिखा है, एप्लीकेशन ऑफ सेल फ्री डीएनए इंक्लूड्स अर्ली डिटेक्शन, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर्स। आपको बताना है कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, वन ओनली, टू ओनली, बोथ या नन। अच्छा सवाल है, आसानी से आप कर सकते हैं अगर आपने एनालिसिस सुना है तो। द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज बोथ 1 and 2, दोनों ही सही है। मैंने आपको कहा था सेल फ्री डीएनए, न्यूक्लिक एसिड का मतलब है डीएनए फ्रेगमेंट्स हो गया ना, तो कुछ ऐसे डीएनए जो बाहर रह जाते हैं, मतलब सेल में पैक्ड नहीं रहते हैं, बाहर आ जाता है। बाहर आ गए मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम का हिस्सा बन गए, तो ऑब्वियस सी बात है दैट इज करेक्ट। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि अर्ली डिटेक्शन, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। तो मैंने एग्जैक्टली आपको बताया था कि कैंसर के ट्रीटमेंट में आप सेल फ्री डीएनए का यूज कर सकते हैं, डायग्नोसिस, प्रोग्नोसिस, है ना। सो दैट इज क्वेश्चन नंबर 1। दूसरा सवाल है, ये भी पढ़ाया हुआ है, इन द रिसेंट वीक्स नाइजर, अ कंट्री इन सेंट्रल अफ्रीका, कॉट द इंटरनेशनल अटेंशन ड्यू टू। क्यों इंटरनेशनल अटेंशन मिला है? ऑप्शंस हैं, फॉर्मेशन ऑफ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, बी पॉलिटिकल कू, सी क्लाइमेट रेफ्यूजी क्राइसिस, या डी वॉर विद नेबरहुड कंट्रीज। तो बहुत ही आसान सवाल है, आप लोग कर पाएंगे। द करेक्ट आंसर इज बी, पॉलिटिकल कू के कारण न्यूज में था। अब्दुल रहमान तियानी, है ना, याद होगा आपको। तीसरा सवाल है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट यूरिया गोल्ड। अब यूरिया गोल्ड के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स देखो लिखे हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है, इट इज अ न्यू वेराइटी ऑफ यूरिया कोटेड विद सल्फर। दूसरा कह रहा है, सल्फर कोटेड यूरिया फैसिलिटेट्स अ ग्रेजुअल रिलीज ऑफ नाइट्रोजन, देयरबाय एनहांसिंग इट्स अवेलेबिलिटी एंड अपटेक बाय क्रॉप्स। तीसरा कह रहा है, द इंक्लूजन ऑफ ह्यूमिक एसिड इन यूरिया गोल्ड एक्सटेंड्स इट्स लाइफ स्पैन एज अ फर्टिलाइजर। अब आपको बताना है कितने स्टेटमेंट सही हैं, 1 स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट, ऑल 3 स्टेटमेंट्स। अब देखो ये क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन के अंदर ही आपको एक पूरा का पूरा टॉपिक समझ में आ जाएगा, यूरिया गोल्ड। इसका करेक्ट आंसर है ऑल 3, तीनों स्टेटमेंट सही हैं। तो अब आप अपने नोट्स में यूरिया गोल्ड लिख लीजिए। यूरिया गोल्ड को लिख लीजिएगा कि यूरिया कोटेड विद सल्फर। इसमें सल्फर का काम क्या करता है? ग्रेजुअल रिलीज ऑफ नाइट्रोजन, तो इनहैंस करता है अवेलेबिलिटी एंड अपटेक बाय द क्रॉप्स। तीसरा, इसमें ह्यूमिक एसिड भी होता है जो कि एक्सटेंड करता है इसकी लाइफ स्पैन को, ठीक है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आई होप आपको तीनों सवालों में कुछ नया सीखने को मिला होगा। आगे मूव करते हैं आज के एनालिसिस की तरफ। सबसे पहले फ्रंट पेज की पहली न्यूज, गिव अस द कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ 6000 एफआईआर्स, सुप्रीम कोर्ट टू मणिपुर गवर्नमेंट। सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर गवर्नमेंट को कहा है कि भैया क्यों इतना डिले हुआ। जैसे आपने बीच में बहुत ही एक मतलब कहना चाहिए कि शेकिंग वीडियोस आपने देखे होंगे जिसमें वुमेन्स को नेकेड परेड कराया गया, रेप किया गया वुमेन का, एंड दैट वाज वेरी अनफॉर्चुनेट फॉर दिस कंट्री एंड अनफॉर्चुनेट इवेंट इन कंट्री। एंड यहाँ पे देखो, कोर्ट वॉज शॉक्ड टू नो दैट द मणिपुर पुलिस टुक 14 days टू रजिस्टर इवन अ 0 FIR, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो एक टर्म है 0 FIR, जो कि आपको सबसे इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ पे इस न्यूज आइटम का यही है जिसपे क्वेश्चन बनने की संभावना है। तो आगे में पहले FIR का कंसेप्ट आपको पता होगा, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट बोलते हैं। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट मतलब कि एक ऐसी इंफॉर्मेशन जो पुलिस ऑफिसर को दी जाती है इन राइटिंग एज पर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 154 ऑफ द CRPC। तो सेक्शन 154 जो है CRPC का, उसके अंतर्गत फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट आप प्रोवाइड करते हैं पुलिस ऑफिसर को इन राइटिंग, है ना, और वो आपकी रजिस्टर कराई जाती है। उसके बेसिस पे फिर वो अपना काम शुरू करते हैं। मतलब फर्स्ट इंफॉर्मेशन है अबाउट द इंसिडेंट, व्हाट हैपेंड, इसमें सब लिखा होता है कि आप कहां थे, क्या हो रहा था, कैसे हो रहा था, है ना, ऑल दीस थिंग्स आर देयर।
अब देखो होता क्या, नॉर्मली जो प्रोसेस होती है वो क्या होती है, मैं आपको थोड़ा बता दूं कि जैसे आपका जो थाना क्षेत्र रहता है, थाना क्षेत्र मतलब कि आप जिस एरिया में इवेंट हुआ है, इंसिडेंट हुआ है, उस क्षेत्र का जो थाना होगा। जैसे मान लो सपोज करो रीवा नाम की जगह है, रीवा नाम का एक डिस्ट्रिक्ट है, रीवा नाम के डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है समान नाका, ठीक है ना, सपोज करो देयर इज अ प्लेस समान नाका। अब वहां पर कोई कोई काम होता है, कोई चोरी होती है सपोज करो समान नाका में। तो अब समान नाका में अगर कोई चीज चोरी होती है तो समान नाका का जो थाना होगा ना, समान नाका का जो थाना होगा, वहीं पे आप एफआईआर कराने जाओगे, है ना, ऑब्वियस सी बात है। आप ऐसा नहीं कि गोविंदगढ़ चले जाओगे, आप ऐसा नहीं होगा कि गुड़ चले जाओगे वहां पे करने के लिए, या हनुमाना चले जाओगे, या मऊगंज, मतलब ये सारे अलग अलग जगह हैं। तो अगर रीवा की समान नाका वाली चौकी के पास जो उस क्षेत्र में जो घर आता है, अगर वहां कहीं चोरी हुई है तो आप समान नाका के ही थाने में जाओगे, लोकल थाने में आप जाते हो रिपोर्ट करने। अच्छा आप देखो ये कंसेप्ट हो गया, क्योंकि जो थाना प्रभारी रहेगा या जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर रहेगा वो उसी लोकल क्षेत्र का रहेगा, वही वहां पे इन्वेस्टिगेशन करेगा। अब देखो होता क्या है, जीरो एफआईआर का केस अलग होता है। जीरो एफआईआर एक नया कंसेप्ट है जो कि इंट्रोड्यूस कराया गया था 2012 में, जो निर्भया गैंग रेप केस हुआ था, उसके बाद जस्टिस वर्मा कमेटी के रिकमेंडेशन पे जीरो एफआईआर स्टार्ट कराया गया। और जीरो एफआईआर का कारण क्या था, ताकि पुलिस क्विक एक्शन ले सके एंड प्रिवेंट कर सके फ्रॉम फर्दर एक्सक्यूज ऑफ एब्सेंस ऑफ ज्यूरिसडिक्शन, ठीक है ना। तो इसमें होता क्या है, जीरो एफआईआर में आप किसी भी पुलिस स्टेशन में एफआईआर रजिस्टर कर सकते हो, और जैसे ही आप रजिस्टर करोगे फिर उसके बाद जो कंप्लेंट है वो पुलिस स्टेशन पे ट्रांसफर कर दी जाएगी, है ना, ताकि इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाए देन एंड देयर, है ना, वेट ना करना पड़े कि आप अपने ज्यूरिसडिक्शन में जाओ उसके बाद। तो जहां पे भी आप हो वहां पे आप एफआईआर दर्ज कर सकते हो। जीरो एफआईआर का कंसेप्ट यही है कि हाँ, इसमें ये होता है कि जो एफआईआर नंबर मिलता है उसमें आपको जीरो से स्टार्टिंग रहता है इसमें, है ना। दैट इज अ थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। और वैसे भी आजकल तो सब ऑनलाइन हो चुका है, पुलिस का सिस्टम पूरा ऑनलाइन है। मतलब जो इंडिया में आप सबको पता होगा कि पुलिस में जो सिस्टम है एफआईआर का, वो भी अब क्या सिस्टम है, सीसीटीएनएस बोलते हैं, क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम। तो सीसीटीएनएस के माध्यम से ऑनलाइन एफआईआर हो जाती है, और मतलब वो पूरा ऑनलाइन सिस्टम होता है, उसमें सब इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर भी असाइन हो जाते हैं और वहां से ट्रांसफर करना पूरा आसान है ना। तो ऑल दिस थिंग्स आर देयर, आई होप यू गॉट क्लैरिटी। दूसरी जो न्यूज है वो है दिल्ली सर्विसेज बिल ऑल सेट टू बी टेबल्ड टुडे इन लोकसभा। तो लोकसभा में आज दिल्ली सर्विसेज बिल टेबल किया जाएगा। अब दिल्ली सर्विसेज बिल क्या है, दिल्ली सर्विसेज बिल जो है वो दिल्ली सर्विसेज ऑर्डिनेंस को रिप्लेस करेगा। अभी एक ऑर्डिनेंस भी आया था, ऑर्डिनेंस आप सबको पता होगा कि कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आता है। आर्टिकल 1, 2, 3 के अंदर ऑर्डिनेंस आता है जो कि प्रेसिडेंट करता है, और आर्टिकल 213 के अंतर्गत ऑर्डिनेंस आता है जो कि गवर्नर करता है, ठीक है ना। तो ये दोनों आपको याद होने चाहिए आर्टिकल्स। और दिल्ली सर्विसेज ऑर्डिनेंस को रिप्लेस करेगा। दिल्ली सर्विसेज ऑर्डिनेंस में क्या है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है उसको मेन अथॉरिटी बना दिया जाएगा, हु विल हैव द फाइनल से ऑन पोस्टिंग्स एंड ट्रांसफर ऑफ ऑल द ब्यूरोक्रेट्स हु आर सर्विंग अंडर द दिल्ली गवर्नमेंट। तो दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर जो सर्व कर रहे हैं ब्यूरोक्रेट्स या फिर जो मतलब ऑफिसर सर्व कर रहे हैं, उनकी ट्रांसफर एंड पोस्टिंग्स जो है किसके अधीन हो जाएगी, लेफ्टिनेंट गवर्नर के अधीन हो जाएगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है ना, सिंपल सी बात है। लेफ्टिनेंट गवर्नर जब भी लिखा है तो वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रेसिडेंट के नाम पे ही काम करता है। प्रेसिडेंट खुद सेंट्रल गवर्नमेंट के नाम पे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के नाम पे काम करता है, ठीक है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग ऑल दीज थिंग्स। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट है। तो जैसे अभी आपने यूरिया गोल्ड देख लिया, जीरो एफआईआर का केस देख लिया, दिल्ली सर्विसेज बिल देख लिया, ये पूरा आपके नोट्स में होना चाहिए, ठीक है ना। तो प्लीज मेक श्योर यू आर डूइंग दैट। और बहुत सारी न्यूज आइटम्स हैं, पहले एडिटोरियल बीच में आ गए तो उनको हम देख लेते हैं। रिकैलिब्रेटिंग इंडियाज क्लीन कुकिंग स्ट्रैटेजी। अब देखो यहाँ पे मैं आपको बहुत ही सिंपल टर्म्स में बता दूं क्या मतलब उठाया गया है मुद्दा। तो सबसे पहले आप क्या नोट्स जब बनाओगे ना, तो नोट्स पहले आप जीएस का टॉपिक लो। जैसे जीएस में ये टॉपिक आपका जीएस 3 का टॉपिक हो जाएगा, इन्वायरमेंट, क्लीन कुकिंग, ये सब जीएस 3 के टॉपिक में आप लिखना है इसको। तो जीएस 3 में लिखना, और यहाँ पे क्या डाल सकते हो आप, बस एक छोटा सा टॉपिक ऊपर डाल दो, क्लीन कुकिंग स्ट्रैटेजी, क्लीन कुकिंग स्ट्रैटेजी। तो यहाँ पे सबसे पहले आप डालो कि पहले जो कुकिंग होती थी वो क्लीन क्यों नहीं होती थी, क्योंकि धुएं में होती थी, लकड़ी का यूज किया जाता था ज्यादातर, है ना। अब चूल्हे गांव के आज भी आप देखोगे तो यहाँ पे, और उससे धुआं भी बहुत होता था, विमेन की हेल्थ को भी नुकसान पहुंचता था। तो पहले तो ये इशू लिख दो कि अर्लियर क्या होता था, हिस्टोरिकली क्या होता था। हिस्टोरिकली क्या होता था, वुडन या वुड का यूज होता था या टिम्बर का यूज होता था फॉर कुकिंग। चूल्हा जो
ट्रेडिशनल चूल्हास हैं उनका यूज होता था। इससे क्या इशू होते हैं, तो ऐसे 2 डंडे बना देना, लिख देना। पहला इशू यह था कि क्लाइमेट में इन्वायरमेंट में पोल्यूशन होता था, ऑब्वियस आता है। सेकंड होता था विमेन की हेल्थ को इंपैक्ट पहुंचता था, ठीक है ना। हुआ क्या, चेंजेस क्या हुए? चेंजेस ये हुए कि हम फिर चूल्हे से ट्रांसफर करके शुरू कर दिया हमने एलपीजी कनेक्शंस। और आप सबको पता होगा उज्ज्वला योजना के बारे में पता होगा। इसके अलावा ग्रामीण वितरक योजना, दोनों लिख लेना। ग्रामीण वितरक योजना 2009 में लॉन्च हुई थी और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना लॉन्च की गई थी 2016 में एलपीजी कनेक्शंस के लिए। तो विमेन को जो है एक क्लीनर फ्यूल की तरफ मूव कराया गया और एलपीजी कनेक्शंस प्रोवाइड किए गए। अब देखो एलपीजी कनेक्शंस प्रोवाइड कर दिए गए, लेकिन इसमें भी अभी इश्यूज हैं। इश्यूज क्या है, देखो इसमें अब इशू लिखना। पहला इशू जो सबसे बड़ा इशू है कि गवर्नमेंट ने जो सब्सिडी देते थे, गवर्नमेंट जो सब्सिडी देती थी एलपीजी में, वो उन्होंने रिड्यूस कर लिया, एक तरीके से लगभग हटा ही ली है ना, बहुत सारे यूजर्स के लिए। तो सब्सिडी कम कर दी है या रिमूव कर दी है टोटली, ये दोनों लिख लेना, है ना। दूसरा जो इशू है वो ये है कि प्राइसेस जो है वो काफी ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं ना। प्राइसेस आर इंक्रीजिंग अ लॉट, है ना, स्पेशली आफ्टर द यूक्रेन रशिया वॉर द प्राइसेस आर इंक्रीजिंग अ लॉट। ये 2 इश्यूज हो गए। तो अब फ्यूचर और क्या हो सकता है, व्हाट कैन बी द नेक्स्ट फ्यूचर फॉर क्लीन फ्यूल? तो यहां पे ऑथर ने कहा कि ई चूल्हास या इंडक्शन कुकर्स या इलेक्ट्रिक केटल, जो इलेक्ट्रिक सिस्टम है कुकिंग का, उसकी तरफ हमको शिफ्ट करना चाहिए। अर्बन एरियाज में लगभग 10% हाउस होल्ड ऐसे हैं जो कि इलेक्ट्रिक में शिफ्ट कर चुके हैं। और अगर हम इलेक्ट्रिक में शिफ्ट करते हैं तो हमारी कॉस्ट भी कम होगी। इनफैक्ट कॉस्ट जो है एलपीजी से ज्यादा कम आपको मिलेगी इलेक्ट्रिक में। और दूसरी चीज, इसमें आपको एनवायरमेंट को भी कोई दिक्कत नहीं है और हेल्थ के लिए भी बिल्कुल सेफ है। तो दीज कैन बी द बेनिफिट्स ऑफ दिस इलेक्ट्रिक थिंग्स, है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस एडिटोरियल। मैंने आपको पूरा ब्रेकअप बता दिया किस तरीके से आपको नोट्स में ऐड करना है। आई होप आपने कर लिया होगा। दूसरा एडिटोरियल जो है वो है डेटा के रिगार्डिंग, कि डेटा में क्या इशू है, डेटा क्यों इंपॉर्टेंट है। बहुत ही सिंपल आर्टिकल है, आईटी मद्रास के हैं सुरेश बाबू, उन्होंने लिखा है। तो सब 3 इशूज ऑथर ने बताए डेटा के साथ। 3 इशूज हैं। पहला, डेटा की जो क्वालिटी होती है, ऑब्वियस बात है डेटा की क्वालिटी बहुत बड़ा इशू है। डेटा की क्वालिटी और डेटा की क्वांटिटी दोनों ही इंपॉर्टेंट होता है। क्वालिटी में क्या होता है, जैसे कि मतलब अगर सपोज करो सुरेश, अगर मान लो मैं आपको बताता हूं कि क्वांटिटी सही हो सकती है लेकिन क्वालिटी फिर भी गलत हो सकती है। देखो क्या होता है, मान लो एक डेटा आया कि भारत में 2 लोग ऐसे हैं जिनको सपोज करो कैंसर है। सपोज करो 2 लोग ऐसे, ये जस्ट हाइपोथेटिकल मैं आपको बता रहा हूं, इट्स जस्ट अ हाइपोथेटिकल थिंग। मान लो 2 लोग ऐसे हैं जिनको कैंसर है, ठीक है। अब आपके नंबर तो 2 ही आ रहे हैं, ठीक है, 2 ही आ रहे हैं, मतलब क्वांटिटेटिवली आपका डेटा सही है। पर मान लो एक्स और वाई को कैंसर है, लेकिन आपके जो डेटा है उसमें जेड और डी को कैंसर है। तो नंबर तो मैच हो रहे हैं, लेकिन क्या एक्स और वाई ट्रैक हुए, इसमें नहीं हो पाए। तो क्वालिटेटिवली आपका डेटा गलत है लेकिन क्वांटिटेटिवली आपका डेटा सही है। 2 नंबर आने चाहिए तो 2 ही आ रहे हैं, लेकिन एक्स और वाई की जगह आपके डी और ए आ रहा है। तो ये गड़बड़ हो जाती है। कई बार क्वांटिटी सही रहती है लेकिन क्वालिटी गलत हो जाती है। और जब तक आपके पास एक्यूरेट डेटा नहीं है, तो क्रेडिबल डेटा नहीं है, तब तक रिसर्च पॉसिबल नहीं है। एक्यूरेसी अगर सही नहीं रहेगी तो प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं रहेगा। ऑल दिस थिंग्स आर द इश्यूज। दूसरा जो ऑथर ने बताया वो होता है कि मल्टीपल एजेंसीज डेटा प्रोवाइड कर रही हैं सेम डेटा। एक इशू ये भी है कि मल्टीपल एजेंसीज जो हैं वो सेम डेटा प्रोवाइड कर रही हैं और सारे के डेटा अलग अलग है। तो यहां पे किसको ट्रस्ट करें, वही क्रेडिबिलिटी इश्यूज फिर से आ जाते हैं। तीसरा जो ऑथर ने इशू हाईलाइट किया, द थर्ड इशू विच द ऑथर हैज हाईलाइटेड, दैट इज द इंटायर प्रोसेस। यहां मैं आपको बता दूं कई सालों के डेटा अभी आने बचे हैं। नॉन अवेलेबिलिटी है डेटा की, एक तो कैलकुलेट नहीं हो रहा है, कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम नहीं है आपके पास हाई क्वालिटी डेटा को डिसेमिनेट करने का, कॉम्पिटेंस प्रॉपर नहीं है, क्वालिटी प्रॉपर नहीं है, कॉम्पिटेंस प्रॉपर नहीं है। तो ये सारे इश्यूज ऑथर ने कहे। बहुत पेंडेंसी भी बहुत सारी हो गई है। सेंसस का डेटा 21 के सेंसस का डेटा अभी 23 हो गया लेकिन नहीं आया अभी तक। दैट इज अनदर इशू, है ना। तो जब आपके पास डेटा अवेलेबल ही नहीं रहेगा तो फिर आप पॉलिसीज कैसे बनाओगे, है ना। तो ऑब्वियस बात है, दैट इज द इशू। तीसरा एडिटोरियल तो नहीं है लेकिन इसमें थोड़ा डेटा है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जैसे लिखा है कि जो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है इंडिया का, वो 24% के पास आता है। मतलब कि अगर 100 लोग एम्प्लॉयड हैं तो उसमें से केवल 24 ही महिलाएं हैं, बाकी 76 जो हैं वो मेल रहेंगे। तो इंडिया का फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट बहुत कम है। इट इज़ वेरी लो अमंग अदर जो साउथ एशियन कंट्रीज हैं, स्पेशली अगर हम चाइना से कंपेयर करें, स्पेशली अगर हम
हम बाकी कंट्री से करें, और चाइना में तो मतलब फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट बहुत ज़्यादा है, मतलब 100 में से 61 महिलाएं जो हैं वो काम कर रही हैं। इंडिया में 100 में से केवल 24 महिलाएं ही काम कर रही हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है जो कि हमको सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि लगभग 50% के आसपास जनसंख्या जो है वो विमेन की है इंडिया में। और अगर आप 48, 49, 50% जनसंख्या का यूज नहीं कर पा रहे हो इकोनॉमी के ग्रोथ के लिए, तो दैट इज अ प्रीटी बिग इशू, है ना। क्योंकि अगर आप उनका यूज नहीं कर पाओगे तो इकोनॉमिकली आप ग्रो कैसे करोगे। IMF ने खुद भी बोला है कि अगर विमेन को आप इक्वल पार्टिसिपेशन देते हो इकोनॉमी में, तो दैट कैन एनहांस योर इकोनॉमी बाय ग्रेट पॉइंट्स, है ना। इसके अलावा दूसरा जो डेटा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि अनपेड लेबर जो है, घर का जो हाउस होल्ड वर्क है, वो ज़्यादा कर रही हैं विमेन, है ना। लगभग 7 से 8 घंटे कर रही हैं, और चाहे अगर वो एम्प्लॉयड है तो भी कम से कम 5-6 घंटे कर रही हैं। और वहीं पे मेल जो काउंटर पार्ट हैं वो हाउस होल्ड चोर्स जो हैं वो अगर एम्प्लॉयड हैं तो 2 ही घंटे, 1 घंटे 2 घंटे कर रहे हैं, और अनएम्प्लॉयड है तो 3 से 4 घंटे कर रहे हैं। तो इसमें भी जो अनएम्प्लॉयड या जो अनपेड लेबर है वो भी फीमेल बहुत ज्यादा कर रही हैं। तो दैट इज द थिंग जो कि डिस्क्रिमिनेशन को भी हाईलाइट करता है, पैट्रियार्कल माइंडसेट को भी हाईलाइट करता है। तो दैट इज ऑल अंडर दैट। अगला है द हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल इंपेरेटिव। यहाँ पे बस ज्यादा कुछ नहीं, हमको हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में जानना है। ऑब्वियस सी बात है, नेट जीरो कार्बन एमिशन हमारा 2070 तक का टारगेट है। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि हम जो ट्रांसपोर्टेशन में होने वाला एमिशन है उसको किसी तरीके से कम करें, व्हीकुलर एमिशन को किसी तरीके से कम करें। और वो कैसे कम होगा, जब हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ शिफ्ट करेंगे। इलेक्ट्रिक व्हीकल ईवीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट, है ना। तो अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ ईवीज के बारे में यहाँ बताया गया है। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल क्या होता है, तो एक ऐसा व्हीकल विच इज प्रोपेल्ड बाय एन इलेक्ट्रिक ड्राइव ट्रेन टेकिंग इलेक्ट्रिक पावर फ्रॉम पोर्टेबल इलेक्ट्रिक एनर्जी सोर्स। तो आप जब पावर इलेक्ट्रिकल एनर्जी सोर्स से लेते हो तो ऐसे व्हीकल को इलेक्ट्रिकल व्हीकल कहते हैं। अब एक हाइब्रिड इलेक्ट्रिकल व्हीकल भी होता है। हाइब्रिड इलेक्ट्रिकल व्हीकल ऐसा इलेक्ट्रिक व्हीकल है जहां पे एक इंटरनल कंबशन इंजन होता है, उसमें मतलब एक इंटरनल कंबशन इंजन भी लगा होता है। और वो इंटरनल कंबशन इंजन क्या करता है, इज यूज्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें एक अंदर एक इलेक्ट्रिकल जनरेटर लगा रहता है, ठीक है। तो मतलब वो इलेक्ट्रिकल इंटरनल कंबशन इंजन रहता है, वही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है इलेक्ट्रिकल जनरेटर की मदद से। और उसमें फिर आप एक स्मॉल बैटरी ऐड कर देते हो 1 से 5 किलोवाट आवर की, और फिर वहां से फिर आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है, ठीक है ना। वो बैटरी फिर स्टोर करती है। बाहर की ग्रिड से आप उसको चार्ज नहीं कर सकते हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल में। अगर फुल्ली इलेक्ट्रिक है, फुल्ली इलेक्ट्रिक में क्या होता है, उसमें आपका इंटरनल कंबशन इंजन नहीं लगा होता है और वहां पर कोई एमिशन नहीं होता। उसमें जो बैटरी लगी रहती है वो ज्यादा हैवी बैटरी रहती है, 20 से 120 किलोवाट आवर की रहती है, और उसको आप ग्रिड से चार्ज कर सकते हो, ठीक है ना। तो दैट इज द थिंग। अच्छा, एक प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल भी आता है। प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल तो एक ऐसा इलेक्ट्रिक व्हीकल है जिसमें बैटरी ज्यादा बड़ी रहती है और उसको आप ग्रिड से भी चार्ज कर सकते हो, ठीक है ना। मतलब वो दोनों मोड में रहेगी, इंटरनल कंबशन इंजन मोड में भी रह सकती है या बाहर के ग्रिड से भी आप उसको चार्ज कर सकते हो। इसके अलावा एक और इलेक्ट्रिक व्हीकल है फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल। फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल यूजेस अ फ्यूल सेल टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ फ्यूल सेल का यूज करते हो आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। यहाँ पे ऑब्वियसली बात है, छोटी बैटरीज लगी रहती हैं और ऑल दिस थिंग्स आर देयर। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एज वेल। अगला है अकीरा रैंसमवेयर। Why has the government issued warning against it? अब देखो, हालांकि न्यूज बहुत बड़ी है बट आपको तो केवल अकीरा के बारे में जानना है क्या है। तो कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम जो है उसने एक अलर्ट जारी किया है रैंसमवेयर के लिए। कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम आपको पता होगा कि इंडिया की नोडल एजेंसी है जो कि इस तरीके के फर्स्ट हैंड साइबर अटैक्स और इन सबसे लड़ती है। सर्ट इन बोलते हैं कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम इंडिया, सर्ट इन, ठीक है ना। तो ये अकीरा जो है रैंसमवेयर, ये टारगेट करता है विंडोज को भी और लाइनेक्स डिवाइसेस को भी टारगेट कर रहा है, स्टील कर रहा है, एनक्रिप्ट कर रहा है डेटा को, एंड इट इज फोर्सिंग द विक्टिम्स टू पे डबल रैंसम फॉर डिक्रिप्शन एंड रिकवरी। तो डेटा आपका क्या, रैंसमवेयर का मतलब यही होता है कि आपके सिस्टम का जो डेटा है उसको ये हैक कर लेंगे और बोलेंगे हम आपको डेटा रिलीज या रिकवर तभी करने देंगे जब आप इतना पे करोगे, है ना। तो दिस इज अ थिंग। एंड रैंसमवेयर ने काफी विक्टिम्स बना लिए हैं यूएस में। इसका नाम है इसका नाम है अकीरा रैंसमवेयर, ठीक है ना। अकीरा रैंसमवेयर याद रखिएगा। एंड इट इज डिजाइंड टू इनक्रिप्ट डेटा, क्रिएट अ रैंसमवेयर नोट एंड डिलीट विंडो शैडो वॉल्यूम कॉपीज ऑन अफेक्टेड डिवाइसेस, है ना। तो याद रखिएगा इसका नाम ऐसे कैसे पड़ा, इट्स नेम ड्यू टू इट्स एबिलिटी टू मॉडिफाई फाइल नेम्स
of all the encrypted files by appending them with the .akira extension। तो सारी फाइल्स को ये मॉडिफाई कर देता है फाइल नेम्स को और उसमें एक .akira एक्सटेंशन डाल देता है, इसलिए इसका नाम अकीरा पड़ा। रैंसमवेयर है, याद रखिएगा। At 8.2%, India's core sector growth touches 5-month high in June। तो इंडिया के जो कोर सेक्टर्स हैं उनकी ग्रोथ बढ़ गई है पिछले 5 सालों में। कोर सेक्टर्स 8 होते हैं इंडिया में, याद रखिएगा। देयर इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, क्रूड ऑयल, कोल, सीमेंट, नेचुरल गैस, फर्टिलाइजर्स, है ना। इसका भी क्वेश्चन बन सकता है, यूपीएससी दे सकता है इनमें से कितने हैं जो कि कोर सेक्टर्स में 1 2 3 4 ऐसे करके पूछ सकता है। नाम याद रखिएगा, इलेक्ट्रिसिटी 1, स्टील 2, रिफाइनरी प्रोडक्ट 3, क्रूड ऑयल 4, कोल 5, सीमेंट 6, नेचुरल गैस 7 और फर्टिलाइजर्स 8। आपका एक छोटा सा काम मैं देता हूँ, होमवर्क देता हूँ कि आप इनको इनके वेटेज के अकॉर्डिंग अरेंज कर दो, ठीक है ना। इसरो सक्सेसफुली पुट्स चंद्रयान 3 इन द ट्रांस लूनार ऑर्बिट। तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है उसने ट्रांस लूनार इंजेक्शन, TLI जो इंजेक्शन है, ट्रांस लूनार इंजेक्शन, उसमें चंद्रयान 3 को पुट कर दिया है। एंड चंद्रयान 3 ये याद रखिएगा कहाँ से हुआ है, इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क, इसको ISTRAC बोलते हैं। इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क, ये कहाँ पर है, बेंगलुरु में है। इसरो का ISTRAC टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क सिस्टम कहाँ पर है, बेंगलुरु में है, ठीक है। याद रखिएगा चंद्रयान 3 के साथ एक लैंडर मॉड्यूल है, एक प्रोपल्शन मॉड्यूल है और एक रोवर है। लैंडर मॉड्यूल, प्रोपल्शन मॉड्यूल एंड रोवर, इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आगे देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। यू कैन मूव अहेड विद मी, आप बिल्कुल मेरे साथ आगे बढ़ सकते हैं। फिस्कल डेफिसिट टच्ड टू 25.3% ऑफ फुल ईयर टारगेट, ठीक है। तो फिस्कल डेफिसिट होता क्या है मैं आपको बता दूं। फिस्कल डेफिसिट मतलब कि डिफरेंस बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। सिंपल टर्म्स में अगर आप जाने तो गवर्नमेंट का जो टोटल रेवेन्यू है और गवर्नमेंट का जो टोटल एक्सपेंडिचर है उसके बीच का जो डिफरेंस होता है वो आपका फिस्कल डेफिसिट कहलाता है। फिस्कल डेफिसिट का कुल मतलब क्या हो गया, ऐसी अमाउंट जो गवर्नमेंट को अलग से लगे, मतलब कि रेवेन्यू के अलावा एक्सपेंडिचर्स को पूरा करने के लिए जो अलग से अमाउंट लगती है वो उसकी फिस्कल डेफिसिट कहलाती है, ठीक है ना। फिस्कल डेफिसिट हमेशा ऑब्वियस सी बात है गवर्नमेंट के नीड से ज्यादा होगा तभी फिस्कल डेफिसिट होगा। जब मतलब आपको खर्चा अगर आपको 1000 रुपए करने हैं पर आपको आपके पास 500 रुपए ही है तो अलग से 500 रुपए का जुगाड़ आपको और करना पड़ेगा ना खर्चे को पूरा करने के लिए। तो ये जो अलग से 500 रुपए आ रहे हैं ना ये फिस्कल डेफिसिट हो गया। अगर आप फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला देखेंगे तो इसका तो फॉर्मूला लिखा है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर। दो तरीके के एक्सपेंडिचर हो गए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर, माइनस रेवेन्यू रिसीट्स एंड कैपिटल रिसीट्स, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स, ठीक है। बोरोइंग इसमें इंक्लूडेड नहीं रहती है। फॉर्मूला अगर आप देखें तो टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट एक्सक्लूडिंग द बोरोइंग्स, बोरोइंग्स आप इसमें नहीं इंक्लूड करते हो। अच्छा होता क्या है जब आपका एक्सपेंडिचर ज्यादा रहता है और आपके पास रेवेन्यू कम होता है ना तो आप डेफिसिट फाइनेंसिंग करते हो, इसी को डेफिसिट फाइनेंसिंग बोलते हैं। अगर आपको लिखना हो तो लिख लीजिए डेफिसिट फाइनेंसिंग कब होती है, व्हेन योर एक्सपेंडिचर्स आर मोर एंड गवर्नमेंट हैज लेस सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू। रेवेन्यू कम होता है एक्सपेंडिचर ज्यादा होता है तो डेफिसिट फाइनेंसिंग। जैसे कि आरबीआई को बोल दिया कि भाई यार नोट प्रिंट कर दो तो नोट प्रिंट करना ये एक तरीका है डेफिसिट फाइनेंसिंग का। अगली न्यूज है गवर्नमेंट फ्लोट्स ड्राफ्ट नेशनल डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी। तो गवर्नमेंट ने डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी भी पब्लिक के लिए रखी है। उसमें क्या क्या है मैं आपको बता दूं। ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर ने पुट की है नेशनल डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी, NDTSP, नेशनल डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी। और दिस पॉलिसी सीक्स टू इंश्योर इंडियाज पोजीशन इन द ग्लोबल डीप टेक वैल्यू चेन। भारत की जो इंडियाज पोजीशन है इन द ग्लोबल डीप टेक वैल्यू चेन उसको इंप्रूव करेगा। डीप टेक का मतलब ऐसी टेक्नोलॉजीज बहुत ज्यादा जो आजकल मॉडर्न है, फोटोनिक्स हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, ब्लॉकचेन हो गया, IoT हो गया, ये सारे डीप टेक के ही पार्ट है ना। तो पॉलिसी सीक्स टू बोल्स्टर रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन डीप टेक स्टार्टअप्स। तो डीप टेक स्टार्टअप्स में रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ाना है। इसके अलावा पॉलिसी सीक्स टू फाइंड अप्रोचेस टू प्रोवाइड फाइनेंसिंग टू द डीप टेक स्टार्टअप्स एट क्रिटिकल मूवमेंट्स। मतलब कि मार्केट में जाने से पहले जब उनको जरूरत पड़ती है तब आप उनको फाइनेंसिंग प्रोवाइड करो, ऐसे मेथड्स भी हैं।
इस पॉलिसी के अंतर्गत। मतलब स्टार्टअप्स को मदद करने के लिए काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं। द पॉलिसी ऑल्सो सिक्स टू सिंप्लीफाई द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिजीम फॉर स्टार्टअप्स। तो कुल मिलाकर के डीप टेक के जो स्टार्टअप्स हैं उनके लिए पॉलिसी है 6 टू सिंप्लीफाई द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिजीम फॉर द स्टार्टअप्स, ईज रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, प्रपोज मेजर्स टू प्रमोट द फर्म्स, है ना। और इसके अलावा ये सजेस्ट करता है, जो पॉलिसी है वो ये भी सजेस्ट करती है कि एक एक्सपोर्ट प्रमोशन बोर्ड बनाया जाना चाहिए ताकि जो बैरियर्स हैं एक्सपोर्ट में उनको कम किया जा सके, है ना, फॉरेन मार्केट्स में हमारे स्टार्टअप्स एंट्री कर सकें इसके लिए। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। एशेज का मैच अगर आपने कल नहीं देखा तो मतलब यू आर मिसिंग समथिंग, बहुत अच्छा मैच हुआ, इंग्लैंड जीत भी गया, है ना। इसरो गिव्स PSLV C56 सेकेंड मिशन टू फाइट डेब्री। अब यहाँ क्या हुआ, कल आपको मैंने बताया था PSLV C56 लॉन्च किया गया इसरो के द्वारा। अच्छा हुआ क्या, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप सबको पता है कि ये जो पोलार ऑर्बिट है वो लगभग 500 किलोमीटर के आसपास है, तो 536 किलोमीटर के ऑर्बिट में इन्होंने सैटेलाइट प्लेस की, है ना, सिंगापुर की सैटेलाइट प्लेस की। अब इसमें एक फोर्थ स्टेज ऐड किया गया था। फोर्थ स्टेज में क्या किया इन्होंने, फोर्थ स्टेज में इन्होंने जो फाइनल स्टेज था उसमें सैटेलाइट को लॉन्च करने के बाद उन्होंने जो फोर्थ स्टेज है रॉकेट का, उसमें इन्होंने एक मेथड ये लगाया कि वो नीचे आ जाए, मतलब कि 536 किलोमीटर का जो ऑर्बिट है वहां पे वो ना घूमता रहे और वो नीचे आ जाए। तो होता क्या है कि 536 किलोमीटर का जो ऑर्बिट है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्बिट है, वहाँ बहुत सारी कंट्रीज लॉन्च कर रही हैं, और अगर वहाँ पे इस तरीके से रॉकेट का फोर्थ स्टेज रहेगा तो वहाँ पे भी जंग क्रिएट होगा और आपका डेब्री क्रिएट होगा। तो एक्सपेरिमेंट में इन्होंने यही किया था कि अपर स्टेज से, मतलब फोर्थ स्टेज में वो चीज़ क्या होगी, थोड़ा नीचे आ जाएगी। यहाँ पे देखो लिखा भी हो, मैं आपको बता देता हूँ। वॉट दे हैव डन इज दैट, हाँ ये देखो, ड्यूरिंग दिस मिशन द साइंटिस्ट डिसाइडेड टू परफॉर्म अ यूनिक एक्सपेरिमेंट इन विच द फोर्थ स्टेज ऑफ द रॉकेट वुड बी लोअर्ड इनटू अ 300 किलोमीटर हाई ऑर्बिट आफ्टर प्लेसिंग द कस्टमर सैटेलाइट एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 536 किलोमीटर। तो मतलब 536 किलोमीटर में सैटेलाइट रखी और फिर जो फोर्थ स्टेज रॉकेट का वो 300 किलोमीटर पे आ गया, मतलब नीचे आ गया। तो इसमें हुआ क्या कि जो आपका मेन ऑर्बिट है 536 वाला, वो आपका मतलब क्लस्टर्ड नहीं रहेगा, क्राउडेड नहीं रहेगा, और वहाँ पे खर्चा नहीं आएगा, मतलब वहाँ पे डेब्री नहीं आएगा। इसी तरीके से लास्ट ईयर जब मतलब अभी PSLV C55 था, आई थिंक PSLV C55 मिशन था, उसमें फोर्थ स्टेज में उन्होंने पोएम को ट्राई किया था। इसको बोलते हैं PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल, पोएम ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल। तो ये भी याद रखिएगा, फोर्थ स्टेज जो रखा गया था वो पहले पोएम के लिए रखा गया था, अभी ये इन्होंने लोअर किया ऑर्बिट को। दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। ओपेनहाइमर काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है, तो याद रखिएगा ओपेनहाइमर के बारे में। फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब बोलते हैं ओपेनहाइमर को। मैनहट्टन प्रोजेक्ट अगर आपको नहीं पता तो एक बार देख लीजिएगा, मैनहट्टन प्रोजेक्ट से ये रिलेटेड है ना, विच वॉज द एटॉमिक बॉम्ब प्रोजेक्ट, याद रखिएगा। इसके अलावा इन्होंने ओपेनहाइमर एंड हार्टलैंड स्नाइडर, ये दोनों नाम याद रखिएगा, ओपेनहाइमर एंड हार्टलैंड स्नाइडर उनके स्टूडेंट थे। इन दोनों ने ब्लैक होल्स के रिगार्डिंग मैथमेटिकल फॉर्मूला डिवाइस किया था, एक कब ब्लैक होल का फॉर्मेशन होता है, क्या होता है। तो एग्जैक्टली उसको मैथमेटिकली ब्लैक होल के रिगार्डिंग में बहुत बड़ा काम, योगदान जो है वो ओपेनहाइमर ने किया। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ एटॉमिक बॉम्ब में काम किया है, ये जो ये आपका ब्लैक होल्स हैं उनके फॉर्मेशन को मैथमेटिकली डिराइव किया था हार्टलैंड स्नाइडर और ओपेनहाइमर ने। तो ये याद रखिएगा। So that is it for the day, friends. I hope you got clarity. That is it for today. Keep loving us, keep sharing us. Thank you. Have a nice day.